and on we'll go. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कल आपका बिजनेस स्टडीज से एग्ज़ाम है, राइट ना। तो आज मैं फिर से एक वेरी इंपॉर्टेंट सी वीडियो लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इट इज़ रियली वेरी बेनिफिशियल फॉर यू फॉर योर टुमारोज बोर्ड एग्जाम। आज मैं क्लू वर्ड्स लेकर आया हूं। सर ये क्लू वर्ड्स क्या होता है? क्लू वर्ड्स का मतलब बेटा, मैं आज क्लू वर्ड्स मतलब एक ऐसा हम कहते हैं ना हिंदी में उसको निशानी बना लो कि बस ये वाला वर्ड दिख जाए तो ये वाला आंसर लिख दीजिएगा। बस ऐसे ही कुछ जितना बन सकता था उतना बना के लेके आया हूँ। और उसके बाद आज लाइव सेशन भी है। इसके बाद वाली वीडियोस, उसके बाद वाला सारा पार्ट हम लाइव सेशन में करेंगे। करीबन 2 to 3 आवर्स का लाइव सेशन होगा जिसको आप लोगों को बहुत अच्छे से देखना है, अपने फ्रेंड्स को बताना है जिससे वो लोग भी उस लाइव सेशन को अटेंड कर सकें। हाँ, तो अब शुरू करते हैं हमारा आज का, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास, कल हमारा एग्जाम है। ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं, मेन मोटिव पर आते हैं। मैं फिर भी बोल रहा हूँ, आज मैं लाइव सेशन, मेरी वीडियोस और विद इन 6 डेज जो मैंने वीडियोस डाली हैं, 7 डेज स्ट्रैटेजी, 6 डेज स्ट्रैटेजी, इनको जरूर देख लेना। बस इनको कर लो आराम से, सारे के सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे, डेफिनेटली बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कल कमेंट जब एग्जाम दे के आओ तो उसमें कमेंट भी करना है कि सर एग्जाम कैसा हुआ है ना, वीडियोस को देखने के बाद। ओके, तो अब देखिए, सबसे पहले मैंने जो आपके पास बनाया है वो कुछ जितना पॉसिबल था उतना बना के आया हूँ फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में से, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में से। तो देखिए, सबसे पहले जैसे अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट क्या होता है? तो सर मैनेजमेंट का मतलब, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। दूसरों से काम कराने की कला क्या है? मैनेजमेंट है। लेकिन कैसे होना चाहिए? इफेक्टिवली और एफिशिएंटली होना चाहिए। तो सर इफेक्टिवली क्या होता है? इफेक्टिवली का मीन्स है कंप्लीशन ऑफ टास्क विद इन टाइम। किसी भी काम को समय पर कंप्लीट कर लेना इफेक्टिवली कहलाता है। और एफिशिएंटली क्या होता है? जब हम किसी काम को मिनिमम कॉस्ट में कर देते हैं तो वो एफिशिएंटली कहलाता है। तो कंप्लीट डेफिनेशन क्या है मैनेजमेंट की? मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट एक आर्ट है, ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स, दूसरों से काम कराने की कला, इज कॉल्ड मैनेजमेंट, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो इस प्रोसेस से समझ में आया, जो मैनेजमेंट है वो क्या है? एक इंटेंजिबल फोर्स है, दैट इज एन इनविजिबल फोर्स दैट वी कैन नॉट सी बट वी कैन फील। हाउ वी कैन फील? इफ आवर एम्प्लॉइज आर हैप्पी, प्रोडक्शन इज गोइंग ऑन वेरी नाइसली, बिजनेस gaining profit regularly, it is all called the symbol of intangibility, means the management is intangible force। तो देखते हैं कि हम लोगों ने मैनेजमेंट के लिए क्या क्या वर्ड्स यूज़ किए हैं। हेयर अगर डेलिब्रेट प्रोसेस आता है, देखो मैंने इस वर्ड को इसलिए यूज़ किया है बेटा, डेलिब्रेट जो है ना कोऑर्डिनेशन में भी यूज़ हुआ है कि कोऑर्डिनेशन डेलिब्रेट फंक्शन है ना, बट ये डेलिब्रेट प्रोसेस अगर आपके सामने दिखाई दे रहा है तो वो मैनेजमेंट के लिए है। किसके लिए है? मैनेजमेंट के लिए है। वाई इट इज डेलिब्रेट प्रोसेस? वो डेलिब्रेट इसलिए है क्योंकि इट इज ये क्या होता है? विलिंगनेस के थ्रू आता है। ये मेरा मन करता है मैं इसको इस तरीके से मैनेज करूं, दैट इज कॉल्ड डेलिब्रेटली, राइट। तो अगर आपको डेलिब्रेट प्रोसेस दिख जाए या फिर इंटेंजिबल फोर्स दिख जाए, दैट मीन्स कि वो क्या आंसर है? मैनेजमेंट उसका आंसर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? उसका मैनेजमेंट हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड डूइंग राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स। मैंने आपको इफेक्टिवनेस का मतलब तो पहले बता दिया ना, जब हम किसी काम को टाइम पे खत्म करते हैं, व्हेन वी कंप्लीट टास्क ऑन टाइम, जो भी हमें टारगेट मिला था उस टारगेट को मैंने अचीव कर लिया विद इन द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, जो टाइम मेरे को दिया गया था उसी के अंदर अंदर मैंने कर लिया, तो आई एम कॉल्ड इफेक्टिव। तो मैं इफेक्टिव कहलाऊंगा। इसलिए क्या कीवर्ड्स बनते हैं, क्या क्लूज बनते हैं? देखो, पहला डूइंग राइट टास्क अगर आपके केस स्टडीज में आ रहा है, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज अगर केस स्टडीज में आ रहा है, या फिर अचीविंग गोल्स केस स्टडीज में आ रहा है, वी कॉल इट एज इफेक्टिवनेस। तो हम उसे किसके बारे में बात करेंगे कि हमें किसके बारे में बात कर रहा होगा? इफेक्टिवनेस के बारे में बात कर रहा होगा, राइट। तो इफेक्टिवनेस क्या है? कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम। दूसरा है हमारा, नेक्स्ट है एफिशिएंसी। इसका राइट आंसर एफिशिएंसी है। तो एफिशिएंसी क्या होता है पहले समझते हैं, फिर उसको पढ़ेंगे। एफिशिएंसी का मतलब है कंप्लीशन ऑफ टास्क विद मिनिमम कॉस्ट। आपने क्या करना है? मिनिमम कॉस्ट में जब आप टास्क को कंप्लीट कर लेते हो तो क्या कहलाता है? एफिशिएंसी कहलाता है। मतलब मुझे टारगेट मिला कि भाई आपको 5 रुपये पर यूनिट कंप्लीट करना है और मैंने 5 रुपये पर यूनिट कंप्लीट कर लिया, देन आई एम कॉल्ड एफिशिएंट। तो मैं कहलाऊंगा
एफिशिएंट कहलाऊंगा। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से क्लूज हैं जो आपको आपके केस स्टडी में देखेंगे जिससे आप भी पहचान लोगे कि ये क्या है, एफिशिएंट है। देखो, मिनिमम कॉस्ट, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, ये सब क्या है, एफिशिएंसी। सब किसको शो कर रहा है, एफिशिएंसी को शो कर रहा है। ठीक है, एफिशिएंसी क्लियर हो गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। तो जो है हमारा नेक्स्ट, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का टुगेदरनेस क्या है, टू साइडेड ऑफ द सेम कॉइन, सेम कॉइन के दो साइडेड, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, हेड और टेल, कॉल्ड इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। थोड़ा सा है कि भाई ये इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, टू साइडेड, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो ये क्या है हमारा, इफेक्टिवनेस। और फिर आता है क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट या सिल्कन थ्रेड। क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, सिल्कन थ्रेड, मैनेजमेंट का एस्पेक्ट, या फिर व्हाट, या फिर हमारा जो सिंक्रोनाइजेशन है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स किसके क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स, कोऑर्डिनेशन, सिल्कन थ्रेड, कोऑर्डिनेशन, और वी सिंक्रोनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन, राइट, और क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन मींस इट इज अ सिल्कन थ्रेड दैट पासेस थ्रू ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट से निकलता है और जो किसी भी मैनेजमेंट में स्मूथ वर्किंग के लिए हेल्प करता है। इसे हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। तो मैंने कितने वर्ड्स बताए, सिंक्रोनाइजिंग, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट और एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, और नेक्स्ट ये वाला दैट इज कॉल्ड सिल्कन थ्रेड, राइट। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, वन बेस्ट मैथड, कंप्लीट एनालिसिस, साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। वन बेस्ट मैथड, साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब क्या कहता है कि भाई साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब में जो हमारे टेलर हैं वो कहते हैं कि इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एरर ट्रायल मेथड। एरर और ट्रायल मेथड पे बेस नहीं होना चाहिए। आजकल के टाइम पे हमारा जो बिजनेस है वो इस तरीके से नहीं बचा कि हम उस पर पहले लगा के देखते हैं, ठीक है लग जाए तो अच्छी बात है, बढ़ जाएगा बिजनेस, नहीं लगा तो चेंज कर देंगे। नहीं, अब ये समय ही नहीं है ना चेंज करने वाला। क्यों? क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि जब तक आप चेंज करोगे जब तक लोग आगे पहुंच जाएंगे और आप पीछे ही रह जाओगे। इसलिए वो कहते हैं वट एवर द रूल्स यू आर पुटिंग, वट एवर द प्रिंसिपल्स यू आर पुटिंग, इट इज पुटिंग ओनली आफ्टर साइंटिफिक इंक्वायरी। आपको पहले साइंटिफिक इंक्वायरी करनी है, तभी आप उसको क्या कर सकते हो, उसके अंदर अपनी जो मैनेजमेंट है, अपना जो कमिटी है, अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें उस चीज़ को कंसिडर कर सकते हो। तो मैंने इसके लिए साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब जो प्रिंसिपल है, इसके लिए हमने क्या की क्लू बनाया है, इट इज वन बेस्ट मैथड और कंप्लीट एनालिसिस। वन बेस्ट मैथड और कंप्लीट एनालिसिस, ये क्या है, साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब का मैथड है। आगे चलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। एक प्रिंसिपल है हमारे पास कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, उसका ही एक्सटेंशन फॉर्म क्या है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मनी नॉट डिस्प्यूट। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड डिस्प्यूट क्या कहता है, ये कहता है ये जो वर्कर्स हैं और जो टेलर, इसमें बेसिकली टेलर क्या कहना चाहते हैं, टेलर इंसिस्ट दैट द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट शुड बी विद पॉजिटिव एटीट्यूड, उनको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहना चाहिए। मीन्स management should understand that they cannot survive without the help of workers, and workers should understand that they cannot survive without the help of management. So here टेलर क्या करते हैं, टेलर दोनों को कॉन्फिडेंस में लेके आ रहे हैं कि आपके बिना मैं नहीं और मेरे बिना आप नहीं, इसलिए हमारा माइंड सेटअप चेंज होता है। सो मैनेजमेंट शुड क्रिएट गुड वर्किंग कंडीशंस फॉर द वर्कर्स, and in respect of that workers should do their work with positive attitude. This principle is also known as mental revolution. इस प्रिंसिपल को मेंटल रेवोल्यूशन भी कहते हैं। तो क्या है ये मेंटल रेवोल्यूशन, तो इसमें देखिए क्या शॉर्ट फॉर्म है, एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन और इंडिविजुअलिज्म। अगर क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड और डिस्प्यूट। जो लोग बिल्कुल अभी अभी जुड़े हैं और जो लोग अभी से देखना शुरू कर रहे हैं, उनको मैं बोलूँगा कि लाइव सेशन आज है, उसको जरूर अटेंड कीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सबके लिए कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा मैं उस लाइव सेशन में। आई होप कि आप उसको भी इंजॉय करोगे। नेक्स्ट है चेंज इन द आउटलुक ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स टुवर्ड्स ईच अदर। क्या? चेंज इन द आउटलुक ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स टुवर्ड्स ईच अदर। मैनेजमेंट और वर्कर का आउटलुक चेंज करता है एक दूसरे के लिए। कौन सा प्रिंसिपल था सर, अभी अभी तो बोला, कौन सा,
हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों के बीच में क्या लेकर आया? कॉन्फिडेंस लेकर आया कि हाँ, इन दोनों ने जाना कि भाई आपके बिना मैं नहीं और मेरे बिना आप नहीं, ठीक है। इसलिए इस प्रिंसिपल को मेंटल रिवोल्यूशन भी कहते हैं। तो ऑप्शन क्या है हमारा? मेंटल रिवोल्यूशन। इसके बाद आता है हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी टू द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। बहुत सारा कंफ्यूजन है सर, उधर हेनरी फ्यूल कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, वन पर्सन वन बॉस। क्या कहते हैं? फ्यूल कहते हैं देयर शुड बी अ वन पर्सन वन बॉस। इफ अ पर्सन हैव मोर देन वन बॉस देन ही माइट बी कंफ्यूज्ड to whom's order he has to follow and to whom he is accountable, means to whose orders he has to follow and to whom he is accountable। एक्चुअली क्या है? ये एक सिचुएशन है जिसमें कौन फंस जाता है? हमारा वर्कर फंस जाता है। इसलिए फ्यूल कहते हैं एक पर्सन के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए। लेकिन हमारे जो टेलर है वो अपनी टेक्निक में कहते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप में कि प्रोडक्ट प्लान जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो फैक्ट्री है, इट शुड बी डिवाइडेड इन 2 डिपार्टमेंट्स। फैक्ट्री को 2 डिपार्टमेंट डिवाइड करो, वन इज फॉर द प्लानिंग एंड अदर इज फॉर द प्रोडक्शन। उसके अंदर उन्होंने 4 बॉसेस रखे हैं। मीन्स यहाँ पर क्या हुआ? वर्कर के ऊपर बहुत सारे बॉसेस हो गए ना। इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्टरी प्रिंसिपल है टेक्निक के साथ, इसलिए मैंने लिखवाया है यहाँ पे अलग से कॉन्ट्राडिक्टरी टू द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। कौन सा टेक्निक है? इट इज फंक्शनल फोरमैनशिप। कौन सी टेक्निक है बेटा? ये फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक है जो कॉन्ट्राडिक्टरी है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, राइट। अब थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। इंसेंटिव बोनस प्लान, इंसेंटिव बोनस प्लान या फिर डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी या फिर डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी बिटवीन इनएफिशिएंट एंड एफिशिएंट वर्कर्स, उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम कहते हैं। मतलब हमारे जो टेलर हैं उन्होंने हमें एक टेक्निक दी है, उसका नाम है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ये क्या है? ये एक टेक्निक है जिन्होंने कहा कि जो एफिशिएंट वर्कर है उसको हाई वेजेस होनी चाहिए, जो इनएफिशिएंट वर्कर है उसकी लो वेजेस होनी चाहिए। क्यों? इससे क्या होगा? क्योंकि देखो हर कोई बंदा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है, क्यों? पैसों के लिए, राइट। और अगर उसके काम के हिसाब से उसको पैसा दिया जाएगा तो वो ज़्यादा मोटिवेट होगा, वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग बनेगा, वो ज़्यादा मेहनत करने लगेगा। क्यों? क्योंकि जब ज़्यादा काम करने पर ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो लोग क्या करेंगे? जब पैसा ज़्यादा मिलेगा तो ज़्यादा काम करेंगे। एक्चुअली क्या हुआ था, इसके ऊपर एक कंडीशन है छोटी सी। एक ऑर्गेनाइजेशन थी, मैं उसका नाम ले रहा, एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें वर्कर्स बहुत लेजीली काम करते थे, बहुत ज़्यादा अटेंटिवली काम नहीं करते थे। तो वो वहाँ पे कुछ जो बहुत इंटेलिजेंट वर्कर्स थे, बहुत हाईली इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वर्कर्स थे, उनकी जो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस भी खत्म होने लग रही थी उन लोगों के साथ मिलकर। तो मैनेजर वहाँ का सोचा था क्या करूँ ऐसा कि सब कुछ सही हो जाए। तो उन्होंने क्या किया? ये टेक्निक को अडॉप्ट किया, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम को। अब क्या हुआ? अब जब मैनेजर वापस राउंड लगाने के लिए आया इस प्रिंसिपल को, इस टेक्निक को लगाने के बाद, तो उन्होंने देखा लंच टाइम में भी लोग लंच नहीं कर रहे हैं। ये क्या हुआ? वर्कर्स को बोला लंच टाइम है, लंच तो कर सकते हैं ना। एट दैट टाइम द वर्कर्स आर सेइंग दैट नो सर, वी डोंट वांट टू टेक लंच, नाउ वी डू वर्क। अभी हमें काम कंप्लीट करना है, अभी हमें टारगेट कंप्लीट करना है। शाम को ज़्यादा पैसे लेके जाएंगे और एक पिज़्ज़ा खाएंगे, है ना। अभी लंच कर क्या करेंगे? पिज़्ज़ा ही खाएंगे ना सीधे। तो ये क्या है? ये है इसका रिजल्ट, किसका? डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम का। इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन में जो वो है हमारी वेजेस जो है, सैलरी जो है, वो अकॉर्डिंग टू एफिशिएंसी ही होनी चाहिए, राइट। उसके बाद आता है हमारा, तो इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है? इंसेंटिव बोनस प्लान अगर आ रहा है तो, या फिर डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ वेजेस टुवर्ड्स इनएफिशिएंट एंड एफिशिएंट वर्कर्स अगर आया है तो भी आपको क्या लिखना है? आपको डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम वाली टेक्निक को ही चूज करना है, ठीक है। आगे फिर आता है अ शॉर्टर रूट ऑफ कम्युनिकेशन टू बी यूज्ड इन एन इमरजेंसी। इमरजेंसी के टाइम पर हम एक छोटा सा रूट ले लेते हैं, मींस डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं किसी पर्सन के साथ, किसी लेवल के साथ। तो व्हाट इज दैट? उसे क्या कहते हैं? उसे हम गैंग प्लैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग प्लैंक। कब कहते हैं गैंग प्लैंक? जब हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं। वैसे तो आपको पता है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल कम्युनिकेशन चलता है। फॉर्मल मतलब स्केलर चेन चलता है, ए बी से बात करेगा, बी सी से बात करेगा, सी डी से बात करेगा, डी ए से, और इस तरीके से ऊपर तक जाएगा। लेकिन कभी कोई इमरजेंसी होगी तो ये लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इसलिए वो किस तरीके से कर सकते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर सकते हैं? इट इज कॉल्ड गैंग प्लैंक। किसको यूज कर सकते हैं बेटा? गैंग प्लैंक को यूज करके वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा
एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स के अननेसेसरी मूवमेंट को एलिमिनेट करना, एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ वर्कर्स। तो क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड मोशन स्टडी। कौन सी स्टडी है ये? मोशन स्टडी है, जिसमें हम क्या करते हैं? एलिमिनेट करते हैं। किसको एलिमिनेट करते हैं? अननेसेसरी मूवमेंट को, कि भाई दैट कि वो वहाँ पे बैठा हुआ है, कोई वहाँ बैठा हुआ है, भी काम आएगा तब करेंगे। तो दिस इज व्हाट कि मोशन स्टडी क्या करता है? इन सारे एलिमेंट जो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हैं, जो वेस्टफुल एलिमेंट हैं, उनको क्या कर देता है? रिमूव कर देता है। कौन सा? मोशन स्टडी। उसके बाद आता है हमारा ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशन रूल, वर्कर एंड मैनेजमेंट कम्युनिकेशन, जस्टिफाई एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। ये सब क्या कहलाता है? प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन कहलाता है। मैं इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन करने वाला हूँ, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन में। कमिटमेंट वाला जो क्वेश्चन है, मुझे लगता है इस बार ज़रूर आने वाला है। क्या कि एक मैनेजमेंट है, उसने वर्कर्स को कमिटमेंट किया था कि ये काम हो जाने के बाद हम आपकी सैलरी को 20% इंक्रीज कर देंगे। क्या एक कमिटमेंट हुआ था मैनेजमेंट और वर्कर्स के सामने? मैनेजमेंट ने बोला था कि एक पर्टिकुलर टारगेट पूरा हो जाने के बाद मैनेजमेंट क्या करेगा? अपने वर्कर्स को जो सैलरी है या फिर जो वेजेस हैं उनको 20% इंक्रीज कर देगा। लेकिन मैनेजमेंट ने ऐसा नहीं किया। अगर नहीं किया तो ये कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ है? तो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन वायलेट हुआ है। मीन्स यहाँ पे कमिटमेंट जो हुआ था ना, अगर आप उसको भी फुलफिल नहीं कर रहे हो तो वो भी किस में आएगा? प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन में आएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ सजेशंस फ्रॉम एम्प्लॉइज शुड बी एनकरेज्ड। अगर कोई एम्प्लॉई है जो अच्छा सजेशन देता है तो उससे हमें क्या करना चाहिए? एनकरेज करना चाहिए। कौन सा प्रिंसिपल ऐसा कहता है? मैनेजमेंट और जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है हमारे, उनमें से कौन सा प्रिंसिपल ऐसा है जो कहता है कि जो नया पार्ट आ रहा है, जो नया थिंग्स निकल के आ रही हैं, जो वर्कर्स हमें नए इनोवेटिव आइडियाज़ दे रहे हैं, उसको हम किस में हम उसको एनकरेज कर रहे हैं, तो हम क्या इसको यूज़ करेंगे? तो वी से दैट इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। कौन सा प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। कि जब भी कोई काम करोगे पहले अपने वर्कर से बात करोगे, उनसे उनके राय मांगोगे, उनसे उनके व्यूज़ लोगे, उसके बाद किस चीज़ को इम्प्लीमेंट करोगे। तो दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव कहते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। बहुत सिंपल है और बहुत थोड़ा सा याद करने को है। आपको पता है सिलेबस में बहुत कुछ कट चुका है। कटने के बाद ये चैप्टर्स बहुत छोटे हो गए हैं, इसलिए मुझे एक ही बोर्ड पर दोनों चैप्टर्स को समझाना पड़ा, राइट। तो आज हम लोग अपने दोनों चैप्टर्स कवर करेंगे इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्सेप्ट। लेट अस स्टार्ट विद बिजनेस एनवायरनमेंट। In business environment, we have the main thing is called characteristics of business environment, features of business environment, nature of business environment. कुछ भी आता है आपको एक ही बात लिखनी है जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। That is called we are making a statement, a short statement to learn the entire characteristics of business environment. And what are those characteristics of business environment? That it is, did you sit in a racing car? This is again a question. Okay. तो आज हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है? Did you sit in a racing car? Okay. So did का D हमने लिया है you, sit SIT, all we take SIT. After that we are taking R for racing and C for car. So what is that? D for dynamic, U for uncertainty, S for specific and general forces, I for interrelatedness, T for totality of external forces, R for relativity, and C for complexity. Now elements. Elements में we are making one step that is called logical step. एंड लॉजिकल स्टेप में हमने एल लिया है और स्टेप में से हमने एस टी ई पी चारों ले लिए है ना। लॉजिकल, एल फॉर लीगल, एस फॉर सोशल, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल, ई फॉर इकोनॉमिक एंड पी फॉर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो वी हैव एक्चुअली 5 एनवायरनमेंट: लीगल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। इस चैप्टर में बेसिकली इतना ही है याद करने के लिए, इसलिए मैंने ये 2 कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपको वीडियो बनाई है। और शायद आपको अपना सिलेबस भी क्लियर हो गया होगा अब कि बहुत ज़्यादा जो कन्फ्यूजन हो रहा था वो सब कुछ नहीं करना, इसको कर लीजिए, दैट्स इनफ। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर कॉल्ड प्लानिंग। इन प्लानिंग वी हैव फीचर्स. For learning features, I make one shortcut for you. It is make tree
and make free and discounted app carefully. Make free and discounted app carefully. इसमें हमने M, F, D, A, P, P, C ये हम लोगों ने लिया है. Here M is called mental exercise, F is called futuristic, D is called decision making, A is called achieving objective, P is called primary function of management, P is called pervasive, and C is continuous. So in this chapter also we have this features only, and let us go towards the planning process. बहुत important है, ये चारों ही बहुत important है, और definitely you get one question from this. So planning process, what is that planning process? Slow driving is easy and safe. I follow. What is that? Slow driving is easy and safe. I follow. Means S for setting objective, D for developing premises, I for identifying alternative courses of action, E evaluating the alternative courses of action, S for selecting the best alternative, I for implementation of plans, and the last is F follow up action. सो आई होप कि आपको इस वीडियो को देखकर मजा आया होगा, आपने एंजॉय किया इस वीडियो को, और लर्निंग अब और थोड़ी सी आसान हो चुकी है ना आसान. ओके, अब बेसिकली हमें क्या करना है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे. अब करना क्या है, मतलब देखो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, राइट, सो दैट कि बहुत जल्द मैं और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ आपके सामने आऊँ और हमारी फैमिली थोड़ी सी बड़ी हो जाए, है ना. ओके, दूसरी बात, अगर आपको इनमें से कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी आप एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है, तो सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं, आप देख सकते हो. स्टिल अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, इंडिविजुअली मैसेज भी कर सकते हो, और इवन यू आर मेकिंग कॉल टू मी कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आई विल मेक दैट टॉपिक ऑल्सो ईजी. आई होप. फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग. हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर की बात कर रहे हैं, और ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में आज हम लोग यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे पार्ट ऑर्गेनाइजिंग के होंगे. दैट इज कॉल्ड चैप्टर नंबर 5. तो चैप्टर नंबर 5 में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, जिसमें मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाया है स्किप कॉफी एंड ऑब्लिक और ईट डिनर अर्ली. क्या? स्किप कॉफी एंड और ईट डिनर अर्ली. इससे हमने क्या किया, देखिए, स्किप से एस ले लिया, कॉफ़ी से सी ले लिया, एंड से ए, और से ओ, ईट से ई, डिनर से डी, और ई से अर्ली. सो हेयर वी हैव एस. एस फॉर स्पेशलाइजेशन, एस स्टैंड्स फॉर स्पेशलाइजेशन. सी फॉर क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, ए अडॉप्टेशन टू चेंज, ओ optimum utilization of resources, E effective administration, D development of personnel, E expansion and growth. ये है हमारा शॉर्ट फॉर्म. लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा भी समझने में दिक्कत हो रही है, इसको समझ में आ गया लेकिन इसका डीप एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, तो आप फटाफट से मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर जो वीडियोज़ वाला ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक कीजिए, या फिर बिजनेस स्टडीज़ वाले प्लेलिस्ट में जाइए, बिजनेस स्टडीज़ वाले प्लेलिस्ट में क्लिक करो, सारी वीडियोस आ जाएंगी. आप वहाँ पे जाके अच्छे से सारे इसके सारा का सारा एक्सप्लेनेशन देख सकते हो. अभी सिर्फ लर्निंग ट्रिक है, एक्सप्लेनेशन मैंने वहाँ पे दे रखा है, उसको देखना मत भूलेगा. और हाँ, ये 14 प्रिंसिपल जिनको याद करना बहुत मुश्किल सा है, लेकिन मैंने उसकी शॉर्ट फॉर्म बना रखी है. आप जाकर प्लेलिस्ट में बिजनेस स्टडीज़ वाली प्लेलिस्ट खोलिए और उसमें वीडियो देखिए, उसमें मैंने शॉर्ट फॉर्म बना रखी है, एज वेल उसको एक्सप्लेन भी किया है. तो बी श्योर कि आप उसको देख रहे होंगे, राइट. Now the next we have to start the steps of organizing, or we call it the process of organizing. So here we have I don't agree with everything. क्या बनाया है मैंने? I don't agree with everything. क्या है ये? I don't agree with everything. So here I identification and division of work, D departmentalization, A assignment of duties, E establishing authority and reporting relationship. Okay. Now next we have what? Importance of delegation of authority. So here we make caring mom buys fruits to eat and enjoy. So here we take C from caring,
मॉम से हमने M लिया है, बाई से B, फ्रूट से F, ईट से E एंड enjoy से E. So here C stands for coordination, M motivation of employees, B basis of management hierarchy, F facilitation of growth, E effective management and E employees development. So this is called the mnemonic of organizing chapter. Actually this is as usual. आपने देखा कि मैंने जो पिछले वाले जो क्वेश्चन दिए थे या क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ या फिर mnemonics हैं, इन सबको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। हाँ, और इसको थोड़ा सा अगर आप डिटेल में जानना चाहो तो मैं